हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो लीजिए हम आगे इसके पार्ट 2 के अंदर। अगर आपको याद होगा कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने इसके फर्स्ट 11 जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस करे थे, तो आज के लेक्चर के अंदर इसके बाकी क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, अब आपका क्वेश्चन ये है कि विच वन हैज द लार्जेस्ट साइज। तो देखिए, अगर आपको अच्छी तरह याद हो तो मैंने कहा था बेटा कि जो एनायन होता है ना बेटा, उसका साइज हमेशा बड़ा होता है एज कंपेयर टू इट्स ओन एटम के। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ब्रोमीन, आयोडीन एंड क्लोरीन में से किसका साइज सबसे बड़ा है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि अगर मैं एक ग्रुप 17 के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो डाउन द ग्रुप अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है और फिर आयोडीन आता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आयोडीन का जो साइज है वो इन दोनों से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है उसका साइज जो है वो इंक्रीज करता है। लेकिन इसका जो लेकिन जो इसका क्या होगा बेटा, आपका दैट इज एनायन होगा, दैट इज आई नेगेटिव, उसका साइज इससे भी ज़्यादा होगा। क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसका आउटरमोस्ट शेल पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है। और जिसकी वजह से बेटा जो एक अनायन होता है उसका साइज हमेशा उसके एटम से ज़्यादा ही होता है। तो इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है द मेटल ऑफ ग्रुप 2 फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर BeMg, कैल्शियम Sr एंड Ba। बेरियम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहता ये है कि इन सब में से कौन जल्दी आयन बनाएगा और क्यों। तो देखिए बेटा, जैसे जैसे एक एटम का साइज आपका बढ़ता है वैसे वैसे न्यूक्लियस का अपने आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद डिस्टेंस कम होता है। इसी वजह से आउट ऑफ ऑल दिस जो बेरियम है उसका साइज सबसे बड़ा है, इसलिए बेटा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही आसान होगा और इसी वजह से उसका आयन भी जल्दी बनेगा। सो दैट इज द रीजन। फिर द स्टेट द कॉमन फीचर इन दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सभी के सभी सेम ग्रुप के हैं इसलिए उन सभी के आउटर मोस्ट शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनके अंदर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यही इसका आंसर है। फिर मेरे पास आता है बेटा, राइट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of this potassium and phosphorus and also state their position in the atomic table। so देखिए बेटा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा। नंबर ऑफ शेल्स ये बताती है कि वो कौन से पीरियड का है, और जो नंबर ऑफ आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो ये बताता है बेटा कि वो कौन से ग्रुप का है। तो सबसे पहले मैं आपको पोटेशियम की तरफ लेके चलता हूँ। पोटेशियम है 19 और ऊपर है बेटा इसका 39। तो पहले तो उसने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ। तो देखिए बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वही है जो एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज 19। नंबर ऑफ, जब न्यूट्रॉन्स के बारे में बात हो रही है तो वो एक्चुअली में होता है बेटा दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब मास नंबर और एटॉमिक नंबर का। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर 20 आ गया, तो ये इसका आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसी एटॉमिक नंबर पे बनाई जाती है, तो 19 है। तो बेटा इसका जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा दैट विल बी, दैट इज 2 8 8 एंड 1। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब कोई मुझे पूछे अगर कि सर ये कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, तो मैं देखूंगा कितने शेल है, 1 2 3 एंड 4। तो ये बेटा फोर्थ पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। और इसके आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये ग्रुप 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा इस तरीके से डिसाइड किया जाता है कौन से पीरियड का और या फिर ये कौन से ग्रुप का है। अब हम फास्फोरस की बात कर लेते हैं बेटा। इट इज 15 एंड दिस इज 31। तो प्रोटॉन की अगर मैं बात करता हूं तो ऑब्वियस है बेटा 15 इज द राइट आंसर। अगर मैं न्यूट्रॉन के बारे में बात करता हूं तो बेटा दैट विल बी 31 माइनस 15 एंड आंसर आपका 16 आ जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया।
अगर मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो इस एटॉमिक नंबर से लिखे जाते हैं। जैसे 15 को मैं लिख सकता हूँ, दैट इज 2, 8 एंड 5। तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। अब पहली बात, इसमें कितने शेल हैं, 1 2 3, तो ये थर्ड पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। और लास्ट में बेटा आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप 15 को रिप्रेजेंट करेगा। ग्रुप 15 को बेटा ये रिप्रेजेंट करेगा। तो बस इस तरीके से बेटा हमने एक्चुअली में डिसाइड करना होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें ये करना था। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है कि नेम द शेल विच हैज टू शेल्स, बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको कि आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है तो आप इसको कर लेंगे। देखिए, पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट 30 क्वेश्चंस को अरेंज करना, 30 जो एटम्स है उनको अरेंज करना आपको आना चाहिए। अगर आपको ये आता है ना, मैं कहता हूं कि आपको पीरियोडिक टेबल का जो पूरा चैप्टर है यही अच्छे से आ जाएगा। तो अगर आप इनको याद कर लो तो इनके क्वेश्चन के आंसर देने बहुत ही आसान। तो अब यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन रीड करते हैं। तो 2 शेल बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। तो एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताओ जिसके 2 शेल्स हों। 2 शेल का मतलब होगा बेटा ये सेकंड पीरियड के बारे में बात कर रहा है, जिनके दोनों शेल कंप्लीटली फिल्ड हों इलेक्ट्रॉन से। तो बेटा सबसे बढ़िया जो आंसर है वो नियोन रहेगा। नियोन इसका सही आंसर है। वैसे तो नियोन इसलिए कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 8 है। एंड आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि पहले शेल के अंदर मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और दूसरे शेल में मैक्सिमम आपके 8 हो सकते हैं। तो नियोन 10 वाला जो है इसका सही आंसर है। कहता है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 है। तो 3 शेल मतलब तीसरे पीरियड की बात हो रही है और 3 जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो 13th नंबर को बता रहा है। तो ये बेटा आपका सही आंसर है। मतलब इसका आंसर जो है वो आपका है, दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इसका बेटा सही आंसर है। फिर कहता द टोटल ऑफ 3 शेल with 5 electrons in its valence shell। the total of 3 shell मतलब 3 शेल होने चाहिए with 5 electrons in the valence shell। तो 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ये फॉस्फोरस ही बनेगा बेटा आपका। ये इसलिए क्योंकि 3 शेल मतलब तीसरा पीरियड की बात हो रही है और आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो फॉस्फोरस ही हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया फॉस्फोरस का हो जाएगा 2, 8 एंड 5। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये फुलफिल करता है। फिर 4th नंबर पे आता है बेटा अ टोटल ऑफ 4 शेल। अब उसमें 4 शेल होने चाहिए। तो मतलब अब हम बात कर रहे हैं 4th पीरियड की, विद 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो बेटा ये कैल्शियम इसका सही आंसर है, क्योंकि 2 वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्रुप 2 को बताता है। तो ये इसका सही आंसर है, दैट इज कैल्शियम। फिर कहता है ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट शेल में तो 2 होते हैं, तो नेक्स्ट शेल में 4 होने चाहिए, इसका डबल। 6 नंबर देख लो बेटा किसका है, कार्बन का। तो यही इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो कार्बन है इसका सही आंसर होगा। तो देखिए बेटा ये कैसे आप इसका आंसर दे पाए, क्योंकि आपको पीरियोडिक टेबल आता था। तो हमेशा याद रखो बेटा, जब कभी भी आपको पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन आता है तो फटाफट रफ वक्त में ना इसको फटाफट बना लिया करो। इससे आपके लिए आसान होगा और आप इसका कोई भी आंसर दे पाएंगे और क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बेटर ऑप्शन है कि आप इसको सीख लीजिए। फिर मेरे पास बेटा नेक्स्ट आता है जिसमें कहता है एक एन एलिमेंट। अच्छा, इसमें वही है कि मेटल नॉन मेटल सब क्या है। देखिए बेस्ट ऑप्शन फिर से वही, हम वापस चलते हैं अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसका कहते हैं एटॉमिक नंबर 56 है। ठीक है, लुक अप द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कि ये एक मेटल है कि नॉन मेटल है। तो बेटा देखो जो हमारा बेरियम है वो ये वाला है। सो दिस वन इज योर बेरियम। ऑब्वियस है, ये ग्रुप 2 का मेंबर है। तो ग्रुप 2 का मेंबर है इसलिए बेटा ये एक मेटल कहा जाएगा। तो ये इसका सही आंसर है। इज इट मोर और लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम? ऑफ कोर्स बेटा कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है। मोर इज द राइट आंसर, क्योंकि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है। रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को उसके आउटरमोस्ट शेल से लिया जा सकता है। तो इसलिए इसका जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ेगी। What is its valency? बेटा 2 इज द वैलेंसी। ग्रुप 2 का है ना, तो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो
what will be the formula of its phosphate? ओके सो जहां तक मैं बेरियम को समझा हूं, इसके टू पॉजिटिव तो बेटा होगा कि आउटर मोस्ट शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल सकते हो, तो टू पॉजिटिव आयन होगा। जहां तक बेटा हम फॉस्फेट को अच्छी तरह समझते हैं, दैट इज वो थ्री नेगेटिव होता है बेटा आपका, ठीक है। इसलिए जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो बेटा आपका जो आंसर है वो बन जाएगा दैट इज BA3PO4 होल ट्वाइस। तो बेटा इस तरीके से आप इसके फॉर्मूले को लिख सकते हो। इज इट लार्जर और स्मॉलर देन द सीजियम इनसाइड? तो बेटा CS तो ये रहा, नहीं बेटा स्मॉलर है, क्योंकि अगर मैं पीरियड की तरफ चलता हूं तो साइज मेरा छोटा होता है, तो ऑफ कोर्स इसका साइज जो है वो स्मॉलर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चन के आंसर कैसे देने थे, ठीक है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन ग्रुप 1 ऑफ ए पीरियोडिक टेबल 3 एलिमेंट X, Y and Z have ionic radii 1.33, okay, 0.95 and 0.60 angstrom respectively. Give a reason and arrange them in the order of increasing atomic number in the group. ठीक है ना बेटा, आप अच्छी तरह जानते हो कि जब मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो हमारा जो एटम का साइज है वो बढ़ता है, इसलिए आयन का साइज भी आपका बढ़ेगा। तो प्लीज हमेशा याद रखो कि जैसे जैसे नीचे आते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो ये देखो हमने प्रॉपरली आपको अरेंज करके यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा जिसका आयनिक रेडियाई होगा ना उसका एटॉमिक नंबर भी ज्यादा होगा। सो देयरफॉर X का सबसे ज्यादा है और जो Z है मतलब Z है उसका सबसे कम है। फिर बेटा मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्लेन व्हाई आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। सो कहता कि ऑल ग्रुप्स कंटेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए ऐसा नहीं होता, आप जानते हो कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में सिर्फ और सिर्फ आपको मेटल्स ही मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसका आंसर भी मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी सेम नहीं होते बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके सेम होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होंगे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ते जाते हैं डाउन द ग्रुप। फिर बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है बाकी के दो। अ नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। देखिए सिंपल सी बात है, अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बेटा आपका इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता। क्यों? साइज छोटा हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा हो जाती है। फिर आता है बेटा कि रिएक्टिविटी इंक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर इन ए ग्रुप एज वेल एज इन द पीरियड। देखिए अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं डाउन द ग्रुप तो 100% वो लगातार इंक्रीज होती है, लेकिन जब हम पीरियड के बारे में बात करते हैं तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले रिएक्टिविटी कम होती है और उसके बाद वो इंक्रीज होनी शुरू होती है। हमने इसके बारे में बेटा स्टडी किया हुआ है। ऑलराइट, फिर 19th नंबर में आता है बेटा स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड 1, इन पीरियड 2, इन पीरियड 3। तो बेटा ऑलरेडी आपको इनके बारे में पता है। ये एग्जैक्टली बेटा वैसे ही है जैसे मैंने आपको शेल्स के बारे में बताया है कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उस देखो हर एक पीरियड नंबर ऑफ शेल को बताता है ना। अगर पहले पीरियड की बात कर रहा हूं तो मतलब एक शेल है तो उसमें 2 ही मैक्सिमम हो सकते हैं। दूसरे पीरियड में बेटा 2 शेल्स हो गए, तो सेकंड वाले में 2 शेल्स हो गए, राइट। तो आपको पता है कि इन टोटल कितने होंगे, उसके अंदर आपके 8 एलिमेंट्स पाए जाएंगे। थर्ड वाले में देखा जाएगा उसके आउटर शेल में कितने होते हैं 8, इसलिए उसमें भी 8 एलिमेंट्स ही पाए जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा आपने इसका आंसर देना है। फिर कहता है कि व्हाट इज द कॉमन फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 2 एंड 3। किसी भी पीरियड के एंड में चले जाओ आपको यही देखने को मिलता है कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है बेटा वो कंप्लीट होता है, लेकिन 2 और 3 के कॉमन फीचर ये है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब 2 वाले के भी एंड में चले जाओ तो आउटर मोस्ट शेल में 8 मिलेंगे, 3 वाले के भी एंड में चले जाओ तो वहां पे भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आपको मिलेंगे। फिर कहता कि इफ एन एलिमेंट इज इन ग्रुप 17 it is likely to be non-metallic, of course non-metallic in character, while with 1 electron in its outermost energy level या shell, then is likely to be a metallic in nature, of course metallic in nature. In period 3 the most metallic element is,
सोडियम ऑफ कोर्स, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर आपका डिक्रीज होता है जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो। ये जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की बात की जा रही है, ये हमारा पीरियड 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है और फिर एल्यूमिनियम आता है। तो बेटा ऑब्वियस है, मेटालिक करेक्टर जिसका मतलब जिसका साइज बढ़ा उसका मेटालिक करेक्टर बढ़ा। तो सिंपल सी बात है, सोडियम इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपका फिल इन द ब्लैंक्स ही है, बहुत इजी होते हैं बेटा। देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। बेटा हमने तो अच्छे से ये बात समझी हुई है। मूविंग अक्रॉस डैश ऑफ ए पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स शो इंक्रीजिंग करेक्टर। तो ग्रुप पीरियड अक्रॉस द पीरियड, और यहां बेटा नॉन मेटालिक आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, हमने पढ़ा हुआ बेटा इसके बारे में, राइट। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप वुड बी एक्सपेक्टेड टू शो मोर मेटालिक करेक्टर, क्योंकि ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना बेटा, वैसे वैसे मेटालिक करेक्टर बढ़ता है आपका। द सिमिलैरिटी in the properties of a group of elements, okay, are because they have the same number of outermost electrons। तो बेटा ये आपका सही आंसर, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। बस आखिरी हमारे पास क्वेश्चन आ गया, कहता है गिव द रीजन ऑफ द फॉलोइंग, द साइज ऑफ क्लोरीन आयन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द साइज ऑफ द क्लोरीन एटम। आई थिंक कितनी बार बेटा मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूं कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होकर किसी एटम को एनायन बनाता है तो उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रही है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ जाता है एज कंपेयर टू एटम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर रिपल्शन भी लगाते हैं, इस वजह से। आर्गन एटम इज बिगर देन द क्लोरीन एटम, ये हमें पहले भी क्वेश्चन आया था, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। वही बात, आर्गन एक नोबल गैस एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, दे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ रिपल्शन as well as the force of attraction between the nucleus and the outermost shell electron। बट रिपल्शन होने की वजह से, ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन में क्या है, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते, न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो उसका साइज थोड़ा कम होगा। आर्गन में जैसे आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, अट्रैक्शन भी हो रही होती है, बट रिपल्शन होने की वजह से उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। सो थर्ड बेटा हमारे पास है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। ओके, मैं आपको पहले इसके बारे में बताता हूँ कि आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। बेटा देखिए, सिंपल सी बात है कि एक आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम, उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। मतलब जिस एटम के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है, सिंपल सी बात है। सो अगर मैं अक्रॉस द पीरियड जाता हूं बेटा तो साइज लगातार एटम का कम होता है, मैंने बाबा बताया आपको, द साइज ऑलवेज डिक्रीजेस। और जितना साइज छोटा होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा के रख सकता है, उसको बाइंड करके रख सकता है, और उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इसी वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका इंक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड। इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म आयंस, बेटा उनके पहले आप बताओ आयंस बनते क्यों हैं। आयंस बनते हैं अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेट, मतलब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इनर्ट गैस पहले से फुलफिल्ड है, उसको ना किसी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ना वो किसी को इलेक्ट्रॉन देकर अपने आप को सेटिस्फाई करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनर्ट गैस के आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होने की वजह से वो कभी भी आयन नहीं बनाते हैं। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेटा इस जैसे ये जो क्वेश्चंस है उनके आंसर हमें कैसे देने थे। ठीक है।
तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बाकी के जो क्वेश्चन है उनके आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप इन क्वेश्चन आंसर से आपको जो थ्योरी मैंने पढ़ाई थी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। और एक बात मैंने आपको बार बार कही है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल टिल 30 तक अगर अच्छी तरह से याद है तो आप इन क्वेश्चन के आंसर तो वैसे ही दे सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।